बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निज़ाम चैनल के मुअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी किया करें। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी आज की एपिसोड की तरफ। वो जब मलिक हवेली पहुंचा तो सामने लाउंज में ही कनीज बेगम, अजलान और जलाल साहब बैठे हुए थे। अस्सलाम वालेकुम। शम्मस ने लाउंज में मौजूद उन तीनों को मुश्तरका सलाम किया था और वहीं उनके पास सोफे पर टिक गया। वालेकुम अस्सलाम। शम्मस, मेरी जान, तुम्हें क्या हुआ है? ये आंखें सुर्ख क्यों हैं? कनीज बेगम ने ड्रामाई अंदाज में अपनी झूठी मोहब्बत दिखाई थी, जिस पर शम्मस धीमा सा मुस्कुराया था। कुछ नहीं, बस थक गया हूँ बहुत ज्यादा। थके थके लहजे में कहता वो इस वक्त बहुत मासूम और उलझा हुआ लग रहा था, मगर उन तीनों में से कोई भी उसके साथ फेयर नहीं था, तो क्या ही उसकी परेशानी उन्हें दिखती। मलिक अजलान अपना बिजनेस करना चाहता है। मलिक अजलान अपना बिजनेस करना चाहता है, जबकि मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे साथ तुम्हारा बिजनेस ज्वाइन करें, मगर ये जितनी रकम मांग रहा है उतनी मैं नहीं दे सकता। अब ये ज़मीन बेचना चाहता है, तुम ही समझाओ इसे। जलाल साहब ने इस तरह कहा जैसे उन्हें बहुत बड़ी परेशानी हो और इसका हल शम्मस के पास ही होगा। अजलान, अगर तुम मेरे साथ मेरा बिजनेस ज्वाइन करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, मगर अगर तुम नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, पर दादा की निशानियाँ और ज़मीनें नहीं बेचो। मैं तुम्हें रकम दे दूंगा, ठीक है? शम्मस ने बड़े भाइयों की तरह समझाया था, जबकि एक शातिर मुस्कुराहट कनीज बेगम और जलाल साहब के लबों पर आई थी। और अजलान की मुस्कुराहट तो दीद के काबिल थी। जिस तरह वो संजीदा और उदास बैठा था, शम्मस के कहने पर मुस्कुराया। लव यू भाई, आप बहुत अच्छे हैं। मुझे 6-7 करोड़ चाहिए। मुझे यहाँ काम नहीं करना, मैं अमेरिका में बिजनेस करना चाहता हूँ। जलान की बात सुनकर जहाँ जलाल साहब और कनीज बेगम परेशान हुए थे, वहीं शम्मस ने भी उसे देखा था। इन तीनों की बात सिर्फ 3 करोड़ की हुई थी। इसके बाद तो वैसे भी अजलान ने उन्हें कहा था कि वो कुछ करके अपने नाम पेरिस वाला होटल लिखवा लेगा। अजलान, तुम काम तो 3-4 करोड़ से भी शुरू कर सकते हो, शम्मस ने परेशानी से कहा, क्योंकि इतनी रकम अजलान को एक साथ देना उसे ठीक नहीं लगा। मगर अजलान को गुस्सा आ गया था शम्मस की बात से। व्हाट यू मीन भाई, आप मुझे इतने से पैसे नहीं दे सकते रियली? वैसे सही बात है, अगर मेरा खुद का भाई आज जिंदा होता तो शायद वो मुझे मना नहीं करता, मगर वो मरा भी तो आपकी और चाचा चाची की वजह से है ना। नहीं चाहिए आपके पैसे, रखिए अपने पास। पता नहीं इतनी दौलत लेकर कहाँ जाएंगे आप। बहुत एहसान फरामोश हैं, बहुत। मॉम डैड ने आपके लिए इतना किया, मगर आप हैं कि खुद गर्जी कर रहे हैं। माफ़ कर दें, गलती हो गई मुझसे, आपसे मांग लिए। देख ले, डैड कहा था ना कि नहीं देंगे ये मुझे ज़मीनें बेचने दें, मगर नहीं। आपको बेटे से ज़्यादा दौलत अजीज़ है, वो गुस्से से कहता वहाँ से वॉकआउट कर गया था, जबकि कनीज बेगम ने शम्मस की आंखों में बेयकीनी देखी थी और ना ही तकलीफ। जलाल साहब ने उन्हें गुस्से भरी नज़र शम्मस पर डाली और बोले, मिल गया सुकून। अब तुम्हें एक पैसे ही तो मांगे थे उसने और तुमने ना दिए। अगर अब अब्बू सारी दौलत तुम्हारे नाम ना करते तो आज ये सब ना होता, समझे? मलिक, तुम्हारे हमारे हिस्सा भी तो वो तुम्हें थमा गए हैं। आज मैं अपने बेटे की ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकता। गुस्से से कहते वो भी चले गए थे। कनीज बेगम ने शम्मस को देखा जो कुछ कहने लगा था कि कनीज बेगम मुंह बनाए चली गई। वो भी वहीं सोफे पर ढह गया था। उसका दिल आज अजलान की बातों ने बहुत तोड़ा था। आज उसका दिल कर रहा था कि सब कुछ छोड़ दे, बस उसे सुकून मिल जाए, मगर उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। उसका दिमाग अजलान की और जलाल साहब के लफ्ज़ों में अटका था। हाँ अम्मी अब्बू, देखिए आपके जाने के बाद मैं नहीं कर सका। मैंने बहुत कोशिश की कि इन सबको मोहब्बत के साथ रखूं, मगर कोई मुखलिस नहीं है मेरे साथ। मुझे तो ये दौलत ही बुरी लगती है, जिसके पास होती है उसका सुकून तबाह हो जाता है। लोग मुखलिस नहीं रहते, पर मैं क्या करूं? बाबा, मैं मामा का पेरिस वाला होटल नहीं दूंगा किसी को, और ना ये कारोबार जिसे मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, मगर बाकी सब ताया जान को दे दूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मोहब्बत चाहिए जो मुझे मिलती ही नहीं। कभी सोचता हूँ कि काश मैं भी आपके साथ इस दिन होता तो ये सब ना देखना पड़ता। एक आंसू निकल कर उसकी दाढ़ी में जज़ब हुआ था, जिसे वो साफ कर गया। शायद वो खुद से खुद को बता रहा था, समझा रहा था। एकदम उसे जाज़बा का ख्याल आया तो उठा, मगर फिर कुछ सोच कर किसी को कॉल की और हवेली में मौजूद अपने
हवेली में मौजूद अपने रूम की जानिब बढ़ गया था। आखिर तुम यहाँ आई कैसे जाज़बा खानज़ादी? ये सब मेरा है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। नहीं आना चाहिए था, तुम्हें गलती कर दी तुमने। पहले सोचा था तुम्हें बख्श दूंगी, माफ़ कर दूंगी, मगर अब नहीं। तुमसे सद्दाम तो क्या सब कुछ छीन लूंगी। देखना, वो जब से खाना खाकर आई थी गुस्से से पागल हो रही थी। उसका दिल कर रहा था कि जाज़बा का मुंह नोच ले, जिस पर वो मासूमियत सजाई थी। पर ये उसकी सोच थी। जाज़बा तो बहुत मासूम थी। उसने सारा कमरा बखेर दिया था, मगर उसके अंदर का इश्ताल ख़त्म नहीं हो रहा था। उसने गुस्से से अपना मोबाइल उठाया और किसी को कॉल की थी। उसका गुस्सा और तैश अगर इस वक्त कोई देख लेता तो कोई ये ना कहता कि ये वो दुल्हन है जिसका निकाह कल होने वाला है। उसने किसी को कॉल मिलाई और बेसब्री से कॉल उठाए जाने का इंतज़ार करने लगी थी। कहाँ हो तुम? तुमसे कुछ कहा था कि शम्स मलिक पर पल पल नज़र रखना। तुमने उसे तस्वीरें दी, जल्दी बताओ, उसने गुस्से और बेसब्री से पूछा था। वहाँ से शायद मुतमईन जवाब आया था, पर उसके चेहरे पर अब हैरत का तासुर था। यूँ तुमसे जो कहने को कहा था तुमने वही कहा था ना? या अपनी हिकमत अमली की है? बको। अब वहाँ से शायद जवाब नहीं आया था, इसलिए इनाया ने गुस्से से एक बार फिर कहा, तो वो बुढ़ा यहाँ आया क्यों नहीं? क्या उस मनहूस को अपनी बीवी के करतूत अच्छे लगे थे, या इसके लिए कोई अहमियत ही नहीं जाज़बा की? वो अब की बार शम्स पर धाड़ी थी, जबकि फ़ोन के उस तरफ सुनने वाले ने उसके ऐसे अल्फाज सुनकर दिल में तौबा की थी। वो कहीं से भी इस वक्त पढ़ी लिखी इनाया नहीं लग रही थी, कोई जाहिल ही लग रही थी जो अपनी जिद्द और गुस्सा में सब भूल गई थी। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें कल शाम कुछ पिक्स दूंगी। तुम्हें शम्स को वो पिक्स दिखाते ऐसी बातें करनी है कि वो जाज़बा को कत्ल कर दे। ऐसी बातें सुनकर समझे उसकी गैरत और इज्जत पर बात करना कि वो बर्दाश्त ही ना कर पाए। इनाया ने उसे प्लान बताया और बिना वहाँ का जवाब सुने फ़ोन बंद कर दिया था। तुम्हारी कोई गलती नहीं है जाज़बा, बस दो गलतियाँ हैं जिनकी सज़ा मैं तुम्हें बहुत बुरी देने वाली हूँ। पहली, तुम बहुत खूबसूरत और मासूम हो, और दूसरी, मेरे मीर को मुझसे छीनने वाली हो। वरना आदि समझा की जगह मीर होता, तुम्हें बर्बाद होना होगा, क्योंकि ये इनाया चाहती है और जो मैं चाहती हूँ वो करके रहती हूँ। ये जाज़बा से ख्यालों में कहती वो बेड पर लेट गई थी। उसे कोई गर्ज नहीं थी कि वो कमरे का हशर बिगाड़ चुकी है। अब उसे सुकून चाहिए था जो सोने से आना था। अब वो लेट कर सोने की कोशिश करने लगी थी। दरियाब बेटा, गफ्फार साहिब जब अंदर दाखिल हुए तो दरियाब साहिब बैठे किसी गहरी सोच में थे, मगर गफ्फार साहिब की आवाज़ सुनकर सीधे हुए। उनके चेहरे पर अजीब बेचैनी थी, डर था। मैं यहाँ क्यों आया हूँ? तुम जानते हो, तुम्हारे चेहरे की परेशानी सब वाज़ेह कर रही है कि तुम मेरे और मेरी हवेली से जुड़ी हर बात जानते हो। मैं ये भी जानता हूँ, समझता हूँ। चेहरे पढ़ने आते हैं मुझे, बस जाज़बा के बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये भी जानता हूँ किसी के चेहरे इतने नहीं मिल सकते जितने जाज़बा और जवेरिया के मिलते हैं। तुम मुझे सब बताओ कि वो कौन है और जवेरिया से तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है? गफ्फार साहिब ने बेचैनी और तल्ख लहजे में कहा था, जबकि उनकी बात सुन दरियाब साहिब ने उन्हें देखा। उन दोनों का दरवाजे की जानिब साइड पोज था। देखिए शाह साहिब, हमें आपसे और इस घर से कोई गर्ज नहीं है। मैं और जाज़बा अगर आप चाहते हैं तो आज ही चले जाते हैं, मगर मुझे कोई मसला नहीं चाहिए कि जाज़बा मुझे बहुत अजीज़ है। मुझे इल्म नहीं था कि यही शाह हवेली है। अगर मालूम होता कभी गलती से भी यहाँ कदम ना रखता। यहाँ के मकीन कैसे हैं ये बात बहुत पहले से जानता हूँ मैं। दरियाब साहिब का लहजा तल्ख हुआ था, वाज़े चेहरे पर परेशानी और गुस्सा था। बेटा जो भी है अब बता दो, मेरी रूह पर बहुत बोझ है लगता है। जी ही इसी ले रहा हूँ कि अपनी गलती की एक बार जवेरिया से माफ़ी मांग लूँ, मगर इससे उसे सारे पाकिस्तान में ढूंढ लिया पर वो नहीं मिली। अगर तुम जानते हो तो बता दो। बहुत बेबस हूँ। अफ़ार शाह ने अफसोस दर्द कुर्ब से बात मुकम्मल की थी। उनके लहजे से साफ पशेमानी वाज़ेह थी। दरियाब साहिब ने ये बात महसूस की थी, इसलिए गहरी सांस ली। जवेरिया मेरी बीवी थी और जाज़बा हमारी बेटी है। आज से कुछ साल पहले जब जाज़बा 6 साल की थी तब जवेरिया इस दुनिया से चली गई, मुझे और जाज़बा को छोड़कर। उस सब की वजह आप लोग हैं। अगर आप लोगों को छोड़ा और इसको सबकी वजह आप लोग हैं, अगर आप लोगों ने उसे इतना टॉर्चर ना किया होता या उसे तकलीफ़ें ना दी होती तो शायद आज हम दोनों साथ होते। वो आप सबसे मोहब्बत करती थी और इसी मोहब्बत की आस में चली गई, मगर उसके रिश्ते उससे ज़्यादा उसकी दौलत से मोहब्बत करते थे। आप सबकी लाज खा गई मेरी जैन को। वो तकलीफ़ में गई, उसे चाह ही रही थी कि उसके भी रिश्तेदार हों। आप सब ने उसे जीते जी मार दिया, सिर्फ इस नाम नहाद दौलत के लिए। ना चाहते हुए भी दरियाब साहिब का लहजा
बहुत सख्त और गुस्सीला हुआ था वो। कुछ देर रुके और फिर बोले, अब बस मुझे और मेरी बेटी को यहाँ से सही सलामत जाने दे, मगर मेरी जैन की तरह मत करिएगा। हम किसी दौलत के लिए यहाँ नहीं आए हैं, मुझे बस मेरी बेटी की फिक्र है। अफ़ार साहिब, दरियाब साहिब ने बातें सुनकर अफ़ार शाह की दरियाब साहिब की बातें सुनकर अफ़ार साहिब की आंखें बरस रही थी। वो इस वक्त पछतारे की आग में जल रहे थे। उनकी पशेमानी में और इजाफा हुआ था। उनके बूढ़े लब कप आए थे। क्या मेरी जवेरिया मुझसे बिना चली गई? क्या वो मुझे माफ़ी का मौका दिए बिना चली गई? उन्होंने खुद कलामी की थी, जबकि दरवाजे पर मौजूद शख्स उनकी बात सुनकर तैश में आया, अपनी मुट्ठियां गुस्से से भींजी और वहां से चला गया था। दरियाब, मुझे एक मौका दो, जो जज्बा का हक है वो उसे मिलेगा। हमें जवेरिया का हिस्सा नहीं चाहिए। जो उसके बाबा और दादा ने उसके नाम लिखा है वो उसी का था रहेगा, क्योंकि मैं अब और किसी का हक नहीं मारना चाहता। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। कल ही जज्बा को उसका हक मैं अपने हाथों से दूंगा। ये कहते वो मुड़ गए थे, मगर उनकी बातों ने दरियाब साहिब को बेचैन किया था। वो दौलत की हौस का खेल दोबारा नहीं शुरू करना चाहते थे। वो मना करना चाहते थे कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, बस आपको आपकी गलती का एहसास हो गया बहुत है, मगर वो ना कह सके। अफ़ार शाह की नज़रों में इल्तिजा, माफ़ी, तकलीफ जैसे कई जज्बे थे। वो खामोश रहे और शायद वक्त इन पर तंजिया मुस्कुराया था। उसे लुत्फ़ आया था दरियाब साहिब की सोच से। शायद सदाम जब से खाने के बाद से कमरे में आया था बुरी तरह डिस्टर्ब था और मुसलसल जाज़बा को सोच रहा था। उसे जाज़बा से मोहब्बत थी, मगर इस मोहब्बत में ज़िद शामिल थी। उसे इश्क था, मगर इस इश्क में जुनून शामिल था। मुसलसल सिगरेट पी रहा था। सारा कमरा धुएं से भर रहा था, मगर उसके अंदर लगी आग धीमी नहीं हो रही थी। तड़प उसे और ज़्यादा बेचैन कर रही थी। आखिर कब तुम मेरी होगी और तुम्हारे सारे हकूक मेरे होंगे? खुद कलामी के अंदाज में वो बोला। फिर से सिगरेट अपने लबों से लगा गया था। उसके लब सुर्ख हो चुके थे, जबकि आंखों से ऐसा लग रहा था जैसे वो कई रातों से नहीं सोया। अंगारा आंखें लिए वो अपने लैपटॉप पर नजरें जमाए बैठा था, जहां जाज़बा की तस्वीर थी और वक्फे वक्फे से बदल रही थी। काश तुम खुद मेरी हो जाती जैनी, मेरी मोहब्बत को समझती, मुझे समझती, मगर तुमने शम्स का इंतखाब किया और उसे चाहा जो तुम्हारा था ही नहीं। वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता। मोहब्बत इश्क तो मैं करता हूँ, जो तुम्हारी चाह में सब भूल चुका हूँ। मुझे तुम चाहिए हो जैनी, और जो मुझे चाहिए होता है वो मेरा ही होता है। अब वो वक्त दूर नहीं रहा जब तुम मेरी हो जाओगी। शिद्दत पसंदी से कहता वो इस वक्त कोई साइको ही लग रहा था, जो पल में मुस्कुरा कर बोलता, पल में चेहरे पर अफसोस के तासुर उभार लेता। उसने अपने मोबाइल से किसी को कॉल मिलाई थी। मुझे बस जो बकवास की है वो मुकम्मल करके दो, वरना देखना तुम्हारे ऑफिस को ही आग लगवा दूंगा, चाहे खुद कोर्ट जाना पड़े मुझे। कल पेपर चाहिए, मतलब चाहिए, समझे? उसके लहजे का सड़पन दूसरी तरफ मौजूद वकील को घबराने पर मजबूर कर गया था। गुस्से से फ़ोन बंद करते उसने अपनी सुर्ख आंखें जाज़बा की बेजान तस्वीरों में गाड़ दी। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। अगर मेरी ना हुई तो मैं इस दुनिया को आग लगा दूंगा, ख़त्म कर दूंगा सबको, क्योंकि तुम बस मेरी हो जैनी, सिर्फ मेरी। तुम्हारी आंखों में नजर आती शम्स की मोहब्बत को दिल करता है नोच लूं, मगर तुम्हारी आंखें मुझे बेहद पसंद हैं। उन आंखों में मुझे मेरा अक्स दिखता है, और एक दिन तुम में बस मेरी मोहब्बत, मेरा इश्क बसेगा, क्योंकि तुम मेरी बनोगी जैनी। गुस्से से वो जाज़बा की तस्वीरों पर फनकारा था। उसके लहजे की शिद्दत, जुनून उसके इरादे के पुख्ता होने का सबूत था, पर वो शायद अपनी ही लगाई इस जुनून और जिद की आग में जलने वाला था। अकमल, तुम आज फिर इस लड़की को घर ले आए। अकमल जब घर दाखिल हुआ तो लाउंज में मौजूद उसका इंतजार करती फिजा उस तक आई थी और उसे उसकी सेक्रेटरी की बाहों में बाहें डाले आते देख गुस्से से बोली। आंखें बरसने लगी थी। बस जात औरत, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। ये मेरी बीवी है, इससे निकाह कर चुका हूँ। अब अगर सामने आई तो इस घर से निकाल दूंगा। अकमल ने फिजा का मुंह अपने हाथों से दबोचे कहा और उस लड़की के साथ ही अपने कमरे की जानिब बढ़ा, जहाँ पहले कभी फिजा हुआ करती थी। अब वो लड़की थी। फिजा वहीं बैठती चली गई। हाँ, मैं तुम्हें ये सब नहीं करने दूंगी। तुम मेरी मोहब्बत की इस तरह तस्लील नहीं कर सकते। तुम मुझे इस तरह से चीट नहीं कर सकते अकमल। मेरी वफा को इस तरह बेमोल नहीं करने दूंगी तुम्हें। रोते रोते वो गुस्से से बोली थी
और उस कमरे की जानिब बढ़ी जहाँ भी कुछ देर पहले अकमल और वो लड़की गए थे। फिजा ने गुस्से से दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया। वो सारा गुस्सा दरवाजे पर निकाल रही थी। कुछ देर के बाद दरवाज़ा खुला। अकमल गुस्सा और नशे से सुर्ख आंखें लिए उसे घूर रहा था, जबकि शर्ट उसके बदन पर ना थी। फिजा की नज़र पीछे गई जहाँ वो लड़की खुद पर चादर डाले थी। बेख्तियार फिजा ने नज़रें चुराई। तुम ये नहीं कर सकते अकमल, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। तुमने कैसे मेरी जगह उसे दी? फिजा ने रोते हुए अकमल से कहा तो अकमल ने एक थप्पड़ उसके नाजुक रुखसार पर दे मारा था। वो मुंह पर हाथ रखे रोते अकमल को देखने लगी थी, जो अंदर वापस आ गया था। अलमारी से कुछ निकाला, फिर उस पर साइन किए और लाकर फिजा के मुंह पर मारा। सारे पेपर ज़मीन पर बिखर गए थे। अब मुझे इस घर में नज़र नहीं आना। फिजा, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। ये रहे डिवोर्स पेपर, उठाओ और अपनी मनहूस शक्ल गुम करो। मुझे औलाद चाहिए जो मुझे ये देगी। बेहतर होगा आप अपनी बची हुई इज्जत के साथ चली जाओ। गुस्से से कहता वो फिजा के मुंह पर दरवाज़ा बंद कर गया था। फिजा शौक से खड़ी थी। उसकी नज़रें अब तक बेयकीन थी। उसके दिल से आवाज़ आई, क्या वाकई उसकी ये औकात थी कि वो दूसरी औरत के सामने तलाक के पेपर उसके मुंह पर मार गया। उसने कांपते हाथों से तलाक के पेपर उठाए जहां अकमल के साइन थे। वो वहीं ऐसे ही वापस बैठ गई थी और ज़ारो कतार रोने लगी थी। उसके आंसुओं में बहुत शिद्दत थी। वो फूट फूट कर रो दी और उसके आंसू बरस रहे थे। तकलीफ वाज़िया थी। सुबह का सूरज सारी दुनिया पर अपनी रोशनी फैलाने लगा था। जाज़बा भी नमाज के बाद से जाग रही थी और लान में टहल रही थी जहाँ सूरज की चंद किरणें आसमान से झांक रही थी। उसकी सोचों की डोरियां अब भी शम्स मलिक की गिरती। किसी की नज़रों की तपश खुद पर महसूस करके जब उसने आस पास देखा तो इनाया उसे वहीं खड़ी नजर आई, जो उसे खुद की तरफ देखता पाकर मजबूरन मुस्कुराई थी और उसकी तरफ आई। एक हल्की मुस्कुराहट जाज़बा के लबों पर भी आई थी। अस्सलामुअलैकुम इनाया, जाज़बा ने पहल की थी। वालेकुम सलाम। वैसे यहाँ क्या कर रही हो तुम? इनाया इखलाकियात को छोड़ डायरेक्ट तुम पर आई थी। वो मेरा दिल कर रहा था बाहर गार्डन देखूं, इसलिए आ गई यहाँ। जाज़बा ने कुछ कंफ्यूज होकर कहा था। उसे इनाया की नज़रों में तमस्कर नजर आया। मेहमान अपने कमरों में ही अच्छे लगते हैं, उन्हें घर का फर्द नहीं बनना चाहिए। और मेरे हिसाब से तुम मैरिड हो, फिर भी मीर के साथ यहाँ आ गई। अपने शोहर को ही ले आती, कम अज़ कम तुम्हें मालूम है नाना जान तुम्हें देखकर यही सोचते होंगे कि कैसी लड़की है। एक लड़के के बुलाने पर दौड़ी आई। खैर, लड़की तो अच्छे घर की लगती हो, मगर बाहर मुल्क में रहने वाले इस तरह के ही होते हैं। शायद तुम भी उन्हीं की तरह हो। वैसे मुस्लिम तो हो ना? अंदाज सरासर तमस्कर लिए था, जैसे जाज़बा की ज़ात का मजाक उड़ाने में उसे मज़ा आ रहा हो। शर्मिंदगी और गुस्से से उसका चेहरा सुर्ख हो चुका था। उसने एक नज़र इनाया को देखा और बोली तो लहजा सख्त था, मुझे इस घर का फर्द बनना भी नहीं है। मैं अपने घर और अपनों में खुश हूँ और मेरे शौहर यहाँ नहीं थे इसलिए नहीं आए। नेक्स्ट टाइम मेरी ज़ात पर उंगली उठाने से पहले 10 बार सोचना। तमीज़ से बेइज्जती करती जाज़बा मुड़ी तो 2 कदम के फासले पर सद्दाम खड़ा था, जिसकी आंखों से साफ जाहिर था कि वो सब सुन चुका है। जाज़बा ने एक नज़र उसे देखा और अपनी आंखों की नमी उससे छुपाती हवेली के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ गई। सद्दाम खिड़की की तरफ आया तो उसे जाज़बा नजर आई थी और वो इससे बातें करने का सोचते मुस्कुराते यहाँ आ गया। मगर जब साथ उसने इनाया को देखा और उसकी बातें सुनी, फिर अपनी जैनी का जवाब सुनकर उसे गुस्सा आया था, जो अब भी शम्स की हकीकत छुपाकर उसका भरम बना रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जैनी से इस तरह बात करने की? आज निकाह की जगह तुम्हारी नोयत भी यहाँ से उठ सकती है। नया बेबी, मेरी जैनी से दूर रहो। गुस्से से उसका गला पकड़े वो अपनी आंखें उस पर गाड़े कर आया था। मेरी उम्मीद छोड़ो हो। नाया अपना गला इससे छुड़वाने की कोशिश करती बोली, मगर सदाम उस पर दबाव बढ़ा रहा था। कुछ देर के बाद उसे लगा कि नाया की हालत काबिले रहम हो गई है। दर्द दम घुटने से उसकी आंखों से आंसू आ गए थे तो उसे छोड़ता वो अंदर चला गया और वो खांसती हुई वहीं बैठ गई। तुम्हें छोड़ूंगी नहीं जाज़बा, तुमने अच्छा नहीं किया। ये अब भी इसमें काफ़ी अकड़ बाकी थी। नाश्ते की मेज़ पर सब मौजूद थे, मगर जाज़बा यहाँ नहीं थी। इतने में दरियाब साहिब ने अफ़ार शाह की तरफ देखा तो उन्होंने दरियाब साहिब से जाज़बा कब पूछा था, तो वो सर हिलाते बोले। इतने में मुलाजमा के साथ जाज़बा भी आती दिखी। रोई रोई आंखें, सद्दाम का चैन डगमगा गई थी। उसकी सुर्ख और रोई नज़रें
देखकर परेशान हुआ था। इधर आओ जाज़बा। गफ्फार शाह की आवाज़ पर जाज़बा उनकी तरफ बढ़ी, जो उसे मोहब्बत से देखते उसे पास बुला रहे थे। वो दरियाब साहिब की जानिब देखती। दरियाब साहिब ने सर हाँ में हिलाया। वो उनके पास गई तो गफ्फार शाह खड़े हुए थे। सभी अजीब नज़रों से उनको देख रहे थे। गुलजार बेगम, इशबा बेगम और जरीना बेगम की नज़रें भी उन्हीं की जानिब थी, जबकि सारे उन्हें ही देख रहे थे। इनाया तो अजीब तरह सोच रही थी, मगर जहांगीर साहिब खून आशाम नज़रों से जाज़बा और गफ्फार शाह को देख रहे थे। उनकी नज़रों में नफरत, गुस्सा और तपश थी। ये हमारी जवेरिया की बेटी है, जाज़बा खानजादी, और मैं आज ही तुम सबके सामने जवेरिया और बाबा शाह ने जो हिस्सा जवेरिया के नाम किया था वो अब जाज़बा के हवाले करता हूँ। ये रहे पेपर्स। उनके ये अल्फाज सबको शौक दे गए थे, जबकि वो अपने पीछे मुलाजिम के हाथ से 2-3 फाइल्स लेकर जाज़बा के हाथ में थमा गए। और जाज़बा वो तो ऐसे देख रही थी ये सब उसके साथ नहीं किसी और के साथ हो रहा हो। उसने कांपते हाथों में वो फाइल्स ली और शौक से बोली, डैड ये सब क्या मॉम के पेरेंट्स हैं? तो ये सब क्या है मॉम के, ये लोग पेरेंट्स हैं? तो दरियाब साहिब ने उसकी बात समझते जाज़बा को कहने लगे थे, मगर उनके लब अभी खुले ही थे कि जहांगीर शाह गुस्से से बिफरे खड़े हुए। बाबा ये सब क्या है? आप कैसे जवेरिया का हिस्सा इनको दे सकते हैं? आपको मालूम होना चाहिए कि वो मर चुकी है, तो शादी कैसे हो गई उसकी, और ये बेटी कहाँ से आ गई? जहांगीर साहिब की धाड़ जैसी आवाज़ पर जाज़बा के हाथ, जो पहले ही कपकपा रहे थे, लरज़ उठे थे और वो फाइल वहीं ज़मीन पर गिर गई थी। वो एक कदम के फासले पर दरियाब साहिब के सीने से जा लगी थी। उसे उनकी नज़रें गुस्सा और नफरत से खौफ आ रहा था। गफ्फार ने अपने बेटे को देखा, जिसकी हालत इस वक्त जख्मी शेर जैसी थी। तुमने जो कहा ठीक किया, तुमने जो किया ठीक किया है जहांगीर, इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं। जिसका हक था मैं उसे सौंप चुका हूँ। अपनी ज़बान को लगाम दो। जहांगीर साहिब ने अपने बाप को देखा और बोले, बाबा वो कभी बाहर गई ही नहीं थी। मैंने खुद अपने लोगों से जिस जगह जवेरिया इस औरत के साथ रहती थी वहाँ पर उसे मरवाया था, तो कैसे उसकी ये बेटी आ गई? गुस्सा, तैश, दौलत की हवस ने उनके मुंह से वो बात निकलवा दी थी जो शायद उन्हें कहनी नहीं चाहिए थी। हर कोई अपनी जगह साकत रह गया था, जबकि जवेरिया और दरियाब साहिब की हालत जबकि जाज़िबा और दरियाब साहिब की हालत इस वक्त ऐसी थी जैसे काटो तो बदन में खून ना हो। गफ्फार शाह, सद्दाम, हमजा, सिकंदर साहिब और बाकी सारी औरतें भी बेयकीनी से उन्हें देख रही थी, मगर जहांगीर साहिब को फिक्र नहीं थी। उनको अब गुस्सा भी और तैश था। जाज़बा और दरियाब साहिब, और सबसे ज़्यादा अफसोस था इतनी सारी दौलत के जाने का। उनको अब गुस्सा और तैश था जाज़बा और दरियाब साहिब पर, और सबसे ज़्यादा अफसोस था इतनी सारी दौलत के जाने का। जारी है दोस्तों। कैसी लगी आज की एपिसोड? रीडर्स आगे क्या होगा? क्या जहांगीर साहिब माफ़ी मांगे या फिर कुछ बहुत बड़ा और धमाकेदार होगा अगली एपी में? सद्दाम और इनाया अब क्या करेंगे? शम्मस क्या करने वाला है? और ये फ़िज़ा अब क्या करेगी? आप अपनी अपनी राय बताएं, उसके लाइक्स मुकम्मल करें तो ही अगली एपी आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।